सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल जीएस परिश्रम को और साथ ही प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीएस परिश्रम में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और आंतरिक संरचना में पढ़ेंगे स्रोत, स्रोत में प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत, और उसके बाद पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक, वीडियो पूरा देखिए और बहुत ही अच्छा वीडियो बनेगा। वीडियो पूरा देखिए, आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों भी इसमें शामिल हैं, जिससे आपका आगामी एग्जाम रेलवे, एनटीपीसी, बिहार दरोगा और दिल्ली पुलिस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आइए हम पढ़ते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में देखेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, स्रोत। स्रोत क्या है? स्रोत दो प्रकार का है। एक है प्रत्यक्ष स्रोत, एक है अप्रत्यक्ष स्रोत। और दूसरा है प्रत्यक्ष स्रोत। अप्रत्यक्ष स्रोत में इसकी तीन शाखाएं हैं। एक है घनत्व के बारे में जानेंगे, दूसरा है दाब, तीसरा है तापमान। तो अप्रत्यक्ष स्रोत में हम तीन बातों पर डिस्कस करेंगे, और प्रत्यक्ष स्रोत जिसे हम प्राकृतिक स्रोत भी कहते हैं। तो प्राकृतिक स्रोत में हमारा क्या होगा, भूकंप हो गया, ज्वालामुखी, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। और एक और स्रोत है इसका, जिसे जो सबसे मेन हमारा है वो क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो सबसे पहले हम अप्रत्यक्ष स्रोत के बारे में जानेंगे। अप्रत्यक्ष स्रोत में घनत्व क्या है, तो इसको आप देखिए। पृथ्वी की आंतरिक संरचना या पृथ्वी की उत्पत्ति या पृथ्वी की उत्पत्ति या उद्विकास। ठीक दोस्तों, तो आइए सबसे पहले हम घनत्व पढ़ते हैं। औसत घनत्व कितना है? औसत घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक दोस्तों, घनत्व जैसे ज्ञात करने के लिए हम किसी खदान में 4 से 5 या 6 किलोमीटर तक की गहराइयों तक जा सकते हैं एरिया में, उसके घनत्व में। कहने का मतलब जिसमें ऐसे चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, इसी में हम इतने में जा सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए हमारा एक घनत्व है, इसी के अंदर में ही हम 4 से 6 किलोमीटर की दूरी में हम अपना तापमान और घनत्व को पता कर पाएंगे इसमें। और जैसे तेल कूप में पता कर पाएंगे, तेल के कुएं में, उसमें 12 किलोमीटर के क्षेत्र में लमसम पता कर पाएंगे। तो इस तरीके से जो पृथ्वी है हमारी, तो इस तरीके से पृथ्वी जो है
जैसे ये सपोज दैट पृथ्वी है, तो पृथ्वी का ये केंद्र जो है, केंद्र से त्रिज्या इसकी यार कितनी दूरी है, 6371 किलोमीटर। हमने उस अगले वाले पिछले वाले वीडियो में बताया था 6400 किलोमीटर लगभग बताया था, ये भी माना जाता है। तो फिर जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी वाली परत होती है इसे क्रोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नहीं सॉरी, इसे क्रस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे क्रस्ट कहा जाता है, या फिर इसे पपड़ी भी कहा जाता है। जो ऊपर की हम जिस पर हम लोग हैं उसे क्रस्ट या पपड़ी या भूपर्पटी कहा जाता है, और जो मध्य का होता है उसे मेंटिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेंटिल कहा जाता है। और जो मध्य का होता है उसे क्रोड या फिर कोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रोड या कोर। तो इस तरीके से जो क्रस्ट का घनत्व होता है, तो वह क्रस्ट का जो घनत्व होता है 2.7 से 2.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। और जो मेंटिल का घनत्व होता है वह 2.3 से 2.9 से 5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब के आसपास होता है। और जो क्रोड या भूपर्पटी क्रोड या कोर का जो घनत्व होता है 5 से 11 से 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। कितना होता है दोस्तों? 11 से 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब के होता है। तो ये है हमारा घनत्व। अब आते हैं अगले में दाब पे पढ़ेंगे। अब आते हैं दाब। ये दाब है और ये हमारी पृथ्वी है सपोज दैट। तो यदि पृथ्वी पर चारों तरफ से प्रेशर पड़ता है, दाब पड़ता है, तो यह जो केंद्र का भाग होगा यह सर्वाधिक क्या होगा? मजबूत होगा। तो इस तरीके से जैसे क्रोड है और मेंटिल है और तीसरा क्या है? ये क्रस्ट है। तो इस पर यदि प्रेशर 1% लगता है तो इस पर उससे अधिक लगेगा। तो और क्रोड पर या सबसे अंदर है तो इस पर सर्वाधिक लगेगा। तो यह मध्य का जो केंद्र है उसे क्रोड या कोर कहा जाता है। तो ये हो गया दबाव। तो अब आते हैं तापमान पे। अब आते हैं हम तापमान पे। यदि जैसे मान लीजिए तापमान हमको ज्ञात करना हो तो एक बाल्टी अगर पानी गर्म करेंगे तो सबसे जो ऊपरी वाला सतह होगा वह सबसे पहले ठंडा होगा, और जो उसके अंदर का होगा, मध्य का होगा, वह भी उससे गर्म होगा ऊपर वाली सतह की तुलना से। तो इस तरीके से जो सबसे मध्य का तापमान होगा, जो सबसे मध्य का पानी होगा, गर्म होगा, तो वह सबसे सर्वाधिक गर्म होगा, इसलिए यह सबसे ज़्यादा तापमान होगा। तो इस तरीके से जो यह ऊपर वाला क्रस्ट का भाग होगा या जो क्रस्ट का भाग होगा या कम होगा T1, और या जो मध्य का मेंटिल वाला भाग होगा T2, और जो मध्य एकदम केंद्र का भाग होगा क्रोड या T3। सर्वाधिक तापमान बीच में होगा, केंद्र पर होगा। तो अब आते हैं, ये हमारा हो गया अप्रत्यक्ष स्रोत।
अब आते हैं हम लोग देखते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति या पृथ्वी की उत्पत्ति के, इसे क्रस्ट या पृथ्वी की उत्पत्ति या पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। तो पृथ्वी है हमारी है, पृथ्वी का एक भाग है। जैसे ये गोला है और ये केंद्र है, केंद्र और ऐसे इसे काट लिया गया है, ऐसे इसे काट लिया गया है, चारों तरफ का इसे हम निकाल देते हैं। तो बताने के लिए इसको तो काट के निकालना होगा, तभी तो आपको बता पाएंगे। तो फिर अब यही है, बना है। तो जो सबसे ऊपरी भाग होता है जो पृथ्वी का, ये हमारा क्या है, द्वीप है और समुद्र है। ये द्वीप है और ये समुद्र है। तो जो सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है उसे क्रस्ट कहा जाता है, और इस क्रस्ट की जो मोटाई होती है लगभग 32 किलोमीटर की गहराई में होती है। तो और क्रस्ट को दो भागों में बांटा गया है, एक है अपर क्रस्ट और दूसरा है लोअर क्रस्ट। और अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के जो मध्य की लाइन होती है उसे कोनार्ड लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोनार्ड लाइन। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के मध्य से गुजरने वाली लाइन को क्या कहा जाता है? तो आप लोगों को, जैसे आपका ऑप्शन होगा कोनार्ड लाइन। और यह कितने किलोमीटर की गहराई में लगभग होता है? तो यह 32 किलोमीटर की गहराई के लगभग होता है। तो अब उसके बाद होता है मेंटिल सतह। तो जो मेंटिल है वह मेंटिल और क्रस्ट के मध्य, जैसे आप मान लीजिए ये दोनों जोड़ हैं तो इसके मध्य में कुछ न कुछ तो स्पेस तो होगा ही। उसमें स्पेस होने की वजह से यह जो अब ये मेंटिल है और ये क्रस्ट है, इन दोनों के बीच में स्टेनोस्फेयर होता है। इसी स्टेनोस्फेयर से हमारे ज्वालामुखी और भूकंप, जैसे यहीं से ज्वालामुखी और भूकंप निकलती हैं। क्या निकलती हैं? ज्वालामुखी और भूकंप यहीं से बनकर निकलती हैं। कहाँ से? स्टेनोस्फेयर से। तो यह 120 किलोमीटर की गहराई या 70 से 150 या 120 किलोमीटर की गहराई के लगभग होता है। तो जो क्रस्ट वाला भाग होता है वह जो बना होता है वह किसका होता है? सिलिका और एल्युमिनियम जैसे पदार्थों से मिलकर के बना होता है। तो सिलिका और एल्युमिनियम जैसे पदार्थ से मिलकर के बना होने की वजह से इसे सियाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सियाल कहा जाता है। और जो मेंटिल है, मेंटिल को दो भागों में भी इसे भी बांटा गया है। एक है अपर मेंटिल और दूसरा लोअर मेंटिल। और अपर मेंटिल और लोअर मेंटिल के मध्य में एक मोह असंबद्धता होती है। एक मोह असंबद्धता जैसे लाइन होती है। तो यह जो है 700 किलोमीटर की गहराई के मध्य में होती है। तो फिर जो मेंटिल बना होता है वह सिलिका और मैग्नीशियम जैसे पदार्थों से मिलकर के बना होता है। किससे? सिलिका और मैग्नीशियम जैसे पदार्थों से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसे सीमा कहा जाता है। क्या कहता है? सीमा कहा जाता है। तो फिर और आते हैं तीसरी सतह जो है हमारी, तीसरी परत है क्रोड। इसे कोर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रोड या कोर भी कहा जाता है। क्रोड को दो भागों में बांटा गया है, एक आउटर कोर और दूसरा है इनर कोर। यह क्रोड जो है दो पदार्थों से मिलकर बना है, एक है निकिल और दूसरा है लोहा। निकिल और Fe। तो इसे निफे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निफे कहा जाता है। और जो इसके मध्य में, अब देखिए मेंटिल और क्रोड के मध्य से होने वाली असंबद्धता क्या है? अब आपका ऑप्शन 4 रहेगा। एक दे देगी आपका कोनार्ड लाइन और दूसरा देगा मोह असंबद्धता, तीसरा दे देगा गुटेनबर्ग असंबद्धता, चौथा दे देगा लेहमैन असंबद्धता। तो इस तरीके से जब हम आप पढ़े रहेंगे तो मेंटिल और क्रोड के मध्य की जो असंबद्धता होती है वह कौन सी होती है? गुटेनबर्ग असंबद्धता। यह कितनी गहराई के लमसम होता है? 2900 किलोमीटर की गहराई में होता है। अब आपसे प्रश्न को फंसा भी सकता है आपको एग्जाम में। अब ऐसे पूछ लेगा लोअर क्रस्ट और
अपर मेटल के बीच में होता है, स्थित होता है। एक आपका स्टोनोस्फीयर भी दिया रहेगा और दूसरा कोनाइड लाइन भी दिया रहेगा और मोहो असमता भी दिया जाएगा। तो यदि आप ध्यानपूर्वक पढ़े रहेंगे तो स्टोनोस्फीयर लगा देंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसे आप ज़रूर पढ़ लीजिए, इसे ज़रूर देख लीजिए। यह जो लोअर क्रस्ट और अपर मेटल के मध्य में होता है वह जो स्टोनोस्फीयर होता है। तो अब आते हैं, जैसे अब आपसे भी पुनः प्रश्न फंसा सकता है, लोअर मेटल और आउटर कोर। लोअर मेटल और आउटर कोर के मध्य जो रेखा होती है, संबद्धता होती है, वह कौन सी संबद्धता होती है? असंबद्धता होती है, गुटेनबर्ग असंबद्धता। तो इससे दो प्रश्न बन सकता है, एक लोअर क्रस्ट लोअर मेटल और दूसरा आउटर कोर से पूछ सकता है, और एक इसका दोनों का भाग इसका मेन पूछ सकता है, मेटल और क्रोड के मध्य के गुटेनबर्ग असंबद्धता। अब आपसे ये भी पूछ सकता है अपर मेटल और लोअर मेटल के मध्य की असंबद्धता क्या है? तो आपको बताना होगा मोह असंबद्धता। तो अब आते हैं क्रोड। क्रोड जो है आउटर कोर और इनर कोर के मध्य की क्या असंबद्धता होती है? वह है लेहमैन असंबद्धता। तो ये हो गया। तो ये है हमारे पृथ्वी का केंद्र क्रोड। तो फिर उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो इसका एक बार आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। तो अब आते हैं, अब बताते हैं आपको कैसे भूकंप और ज्वालामुखी निकलता है, ताप दाब घनत्व के बारे में। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह, या फिर इसे पृथ्वी की भूपरपटी या फिर इसे क्रोड। तो क्रोड के जो अंतर होता है, ये वाला अंतर, तो यह जो स्टेनोस्फीयर होता है, क्या दोस्तों? स्टेनोस्फीयर लिख लेते हैं इसको। जो यह स्टेनोस्फीयर होता है, इसी से हमारी ज्वालामुखी निकलती है, इसी से ज्वालामुखी निकलती है। जब यह ज्वालामुखी पृथ्वी पर ऐसे द्वीप पर निकलेगा तो यह जो यहाँ का घनत्व है, जो यहाँ का घनत्व है, जैसे मिट्टी का, एक मिट्टी का टुकड़ा आप यूँ ले लीजिए और एक पत्थर का टुकड़ा, तो आप उस घनत्व को वजन करेंगे तो पत्थर वाला जो घनत्व होगा वह वजन होगा और जो मिट्टी वाला घनत्व होगा वह कम वजन होगा। तो इस तरीके से अनुमान लगाया जा सकता है कि जो स्टेनोस्फीयर होता है, अर्थात पृथ्वी की भूपरपटी के अंदर की सतह जो है वह कठोर है, वह ठोस है। तो यह इससे पता चलता है कि जो हमारा घनत्व है वह अंतर की सतह पे धनात्मक है, अर्थात वह अधिक ठोस है पृथ्वी की सतह से। तो अब आते हैं, जैसे मान लीजिए अब यहाँ का जो ताप होगा, अब ताप पर आते हैं। जब यहाँ का जो लावा निकलेगा, ताप ज्वालामुखी जब निकलेगा तो कुछ इस तरीके से होगी। तो जो यहाँ का पृथ्वी का जो तापमान होगा उससे कम होगा, उससे अधिक होगा स्टेनोस्फीयर का। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो पृथ्वी की सतह से नीचे है वो उसका तापमान धनात्मक होगा, तापमान क्या होगा? धनात्मक होगा, तापमान धनात्मक होगा।
इस तरीके से यदि यहाँ पर आपका प्रेशर की वजह से ज्वालामुखी निकलता है तो ऊपर अधिक हो जाता है, तो इससे स्पष्ट होता है कि ज़्यादा प्रेशर पड़ने के कारण, ज़्यादा दबाव पड़ने के कारण जो हमारी ज्वालामुखी है वह सर्वाधिक ऊंचाइयों पर होगी। तो इस तरह से पृथ्वी की सतह के नीचे जितने भी परत हैं वो क्या हैं, वो भी दबाव क्या है, धनात्मक हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि पृथ्वी की आंतरिक जो शक्तियां हैं, जो पृथ्वी की आंतरिक भूपर्पटी है, उससे में तीनों सतह पर तीनों स्रोत जो हैं वह धनात्मक होते हैं। तो अब आते हैं हम लोग भूकंप। सेम कंडीशन भूकंप पर ही है, तो इससे बने रहिए। तो अगली वीडियो में हम आपके साथ लेकर आएंगे ज्वालामुखी और भूकंप पर विशेष चर्चा करेंगे। तो हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि इससे रिलेटेड क्लास आपको मिलते रहे। नमस्कार।